हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज सीरीज का एक और रोमांचक भाग जिसका नाम है स्नेक पार्क। सांप नाम सुनते ही शरीर में झुरझुरी सी जोड़ जाती है और सामने देखकर तो आदमी के पैर भागने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। सांप का यह खौफ, यह डर सिर्फ उसके विष के कारण होता है जो एक बार में हाथी तक को ख़त्म कर सकता है। अगर एक सांप के विष से लोग दूर भागते हैं तो नागराज के उस शरीर में बसे विष की तीव्र भयंकरता का अनुमान लगा पाना ही मुश्किल है, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों विषधर वास करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस विष से दूर भागने की बजाय उसको पाने की लालसा रखते हैं। पर क्यों? हा 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 नागराज, अब इस प्रेथिडिस में हम पहले तेरा सारा जहर निकाल लेंगे और फिर तेरे शरीर से तेरी जान। कौन है यह रहस्यमय आदमी और विसर्पी इसके साथ क्यों है? क्या यह भी विषधर की तरह विसर्पी का ही आदमी है? लगता है आज मेरी समाधि इसी स्थान पर बनकर रहेगी। स्नेक पार्क, कथा एवं चित्रांक अनुपम सिन्हा जी। महानगर का वह सामान्य सा दिखने वाला एक बंगला वास्तव में एक किले से भी ज़्यादा मजबूत और अभेद्य है और इसके मालिक का नाम है नागराज उर्फ नाराज। तुम समझते क्यों नहीं? मेरा ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं है। जब तक दादा वेदाचार्य का कोई पता नहीं मिलता तब तक मेरा किसी काम में दिन नहीं लगेगा। आज उनको बिना बताए गए हुए 8 दिन हो गए हैं। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। विष कन्या और विष दर से उलझने के चक्कर में मैं भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर वे अपने आप कहीं गए हैं तो जल्द ही वापस आ जाएंगे, और अगर किसी ने उनको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की है तो नागराज आज रात ही उस शख्स का पता लगा कर रहेगा। अगर नागराज के लिए उसके परिवार के राज ज्योतिष रह चुके वेदाचार्य की जान बेशकीमती थी तो किसी और के लिए नागराज की जान। देखो, इस सांप की आंखों में ध्यान से देखो। अब तुम सब कुछ भूल चुके हो, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। हाँ, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। कल सुबह तुम नागराज से मिलोगे, उसको काटोगे और गल कर मरने से पहले उसका जितना खून पी सकते हो पियोगे। पूछो नागराज कहाँ मिलेगा? नागराज मुझे कहाँ मिलेगा? महानगर में सर्पों का एक सुरक्षित पार्क बनाया गया है। वहाँ पर सांपों को उनके प्राकृतिक वातावरण में पाला जाएगा ताकि फिर उनका जहर निकालकर उससे सांप के कांटे की दवाई बनाई जा सके। कल सुबह नागराज उस पार्क का उद्घाटन करेगा और उस पार्क का नाम होगा स्नेक पार्क। नागराज पर कहीं और भी घात लगाई जा रही थी। यही है वह निवास स्थान जहाँ पर नागराज से के मिलने की संभावना है। लेकिन मुझे इसके अंदर चोरों की तरह प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नागराज से मेरा सामना होते ही कोई और भी देखे। ये ना तो नागराज के लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। यह निवास स्थान वेदाचार्य ने राज के लिए बनाया था, एक सुरक्षित किले की तरह, कई तरह के सुरक्षा तंत्रों से लैस, ताकि अगर कोई दुश्मन यह रहस्य जानकर कि नागराज ही राज है इस मकान में घुसने की चेष्टा करे तो कभी सफल ना हो पाए। आह, उस रहस्य में लड़की के पैरों में कांटों चुभने के साथ साथ ही अंदर कहीं अलार्म बज उठा। ये वेदाचार्य अचानक क्यों चले गए? ओह, अरे यह अलार्म! भारती ने तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचकर क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम चालू किया। अच्छा, तो घुसपैठिया एक लड़की है, लेकिन इसके पैरों में चुभे कांटे एक खास विष से बुझे हुए जो किसी भी प्राणी को कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त कर सकते हैं। अब मैं इसको आराम से जाकर कब्जे में ले सकती हूँ। लेकिन भारती की यह उम्मीद पूरी ना हो सकी, क्योंकि ना जाने क्यों उस लड़की पर विष का जरा भी असर नहीं हुआ। इन लोहों के कांटों की चुभन ने मुझे चौंका ही दिया था। किस्मत की बात है, मैं संतुलन खोकर अंदर ही गिरी। इसके चढ़ते ही ये कांटे सक्रिय हो गए थे, यानी यह किसी सुरक्षा प्रबंध का हिस्सा है। मुझे सतर्क रहना होगा। भारती की बुद्धि भी चकरा कर रह गई थी। अरे, इस पर विष का कोई असर नहीं हुआ, पर कैसे? यह कोई मामूली दुश्मन नहीं है, इसके लिए मुझे खास इंतजाम करना होगा। कंप्यूटराइज प्रणाली पर भारती के हाथ थिरकने लगे और एक नई सुरक्षा व्यवस्था ने बंगले की शक्ल बदल कर रख दी थी। दीवार के हिस्सों ने सरक कर अगली दरवाजों को बंद कर दिया था और नए द्वार नजर आने लगे थे। उस रहस्य में लड़की को इस बदलाव का पता न चल सका। वह नए बने एक दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गई, जो कि उस रास्ते पर खुलता था जिस पर दुश्मन को फंसाने के कई जाल बिछे हुए थे। ये चक्कर एकाएक घूमने लगा है और इसमें कई रंग बिरंगी लाइटें एक क्रमबद्ध तरीके से जलने बुझने लगी है। सम्मोहन चक्कर, दादा वेदाचार्य का बनाया हुआ यह मंत्र किसी भी प्राणी को पल भर में सम्मोहित कर सकता है। अब तुम सम्मोहित हो चुकी हो
तुम वहीं पर रुक जाओ और फिर मुझे अपना नाम और अपने आने का कारण बताओ। बताओ। ओह, मुझे सम्मोहित करने की कोशिश की जा रही है मुझे, और वह भी इस खिलौने से। भारती की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थी। उफ, दूसरा बार भी असफल हो गया। अब मुझे इस पर व्यवहार करना होगा, जिसके लिए जानलेवा जो साबित होगा। पर मैं भी मजबूर हूँ। यह लड़की काफ़ी खतरनाक लग रही है। मैं इसको यहाँ तक आने नहीं दे सकती। वह खतरनाक लड़की जिससे मिलने के लिए अंदर घुस रही थी, वह इस वक्त अपने घर से काफ़ी दूर था। यह 21वां गुंडा है जिसे मैंने वेदाचारी के बारे में पूछा है, लेकिन अब तक उस हुलिये के आदमी को किसी ने नहीं देखा है। अब समुद्र तट पर घूमने वाले गुंडों से पूछताछ करनी होगी मुझे। शायद उनको ही कुछ पता हो। ओह, ये तो नागराज है। आह, धाड़। कुछ ही पलों बाद नागबंधनों से लिपटा वह गुंडा थर थर काँप रहा था। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जेल में डाल दो, पर मुझे इन सांपों को मुझसे दूर हटा लूँगा, अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे तो। नागराज का सवाल सुनते ही वह गुंडा बिना वक्त खोए चालू हो गया। तुम्हारे बताए हुलिये का आदमी करीब 10 दिन पहले ईरान जाने वाले एक जहाज पर चढ़ा था। अब वह बूढ़ा कहाँ गया, यह तो जहाज के वापस आने पर ही मालूम होगा, और जहाज के आने में अभी 1 महीना और है। उफ, यानी 1 महीने तक कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कल शिपिंग कॉरपोरेशन जाकर उस जहाज को ढूंढकर उससे रेडियो संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इधर नागराज की वेदाचार्य तक पहुंचने की कोशिशें जारी थी, और उधर उस रहस्यमय लड़की का नागराज तक पहुंचने का प्रयास भी जारी था। आगे रास्ता बंद है, सिवाय उस कक्ष के जिसके अंदर लिफ्ट लिखा है। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस लिफ्ट में घुसना ही होगा। अंदर घुसते ही लिफ्ट का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद हो गया था, और दरवाजे के बंद होते ही, ओह, यह क्या, इस लिफ्ट की दीवारें चारों तरफ से मेरी तरफ सरक रही है। कक्ष छोटा हो रहा है जरूर, मेरी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है, पर कहाँ से। ओह, छत के इस छेद में एक शीशा चमकता नजर आ रहा है। हो ना हो यही वह वस्तु है जिससे मुझ पर नज़र रखी जा रही है। इसको नष्ट करना होगा। उंगली के एक तेज वार ने पहले छिद्र में छिपे कैमरे को लेंस को तोड़ा, और फिर एक झटके से पूरे कैमरे को ही छेद से बाहर खींच लिया। भारती को उस कमरे से कुछ भी दिखना बंद हो गया था। ओह, उसने लिफ्ट के अंदर लगा कैमरा नष्ट कर दिया, लेकिन बाहर लगे कैमरों में साफ नजर आ रहा है कि लिफ्ट की चारों दीवारें आपस में लगभग चिपक चुकी हैं। मुझे इस लड़की के लिफ्ट में पिस कर मर जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन शायद उसका मर जाना अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस लड़की पर विष बुझे कांटे और सम्मोहन चक्र का कोई असर नहीं हुआ, वह अवश्य ही कोई खतरनाक दुश्मन रही होगी। नागराज आए तो इस लड़की का हौलिया बताकर उससे पूछूंगी, अरे यह नागिन अंदर कैसे आ गई है। लेकिन अगर अंदर आ ही गई है तो वापस जाने नहीं दूंगी मैं इसे। भारती ने लपक कर नागिन को दबोच लिया था, लेकिन अगले ही पल उसे नागिन को छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा, क्योंकि नागिन ने उसकी कलाई को अपनी कुंडली में जकड़ लिया था। और फिर भारती की आंखों ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे ये तो इच्छाधारी नागिन है, यह मानवीय रूप में आ रही है, उसी रहस्यमय लड़की के रूप में। तुम उस लिफ्ट से कैसे बच गई? जब मैंने तुम्हारा कैमरा छत से बाहर खींचा तो वहाँ पर एक छेद हो गया था। मैं उसी छेद से नागिन के रूप में बाहर आ गई। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नागराज कहाँ है। बताओ, कहाँ है वह नागराज? यह कैसे जानती हो कि ये नागराज का घर है? नागराज, ये तो मिस्टर राज का घर है। यहाँ पर तो कोई नागराज नहीं रहता है। कमाल है, उसने पता तो यही बताया था। किसने बताया था? सुनो लड़की, अगर तू जानती है तो नागराज का पता बता दे, वरना नागराज के कफन दफन की तैयारी कर ले। अगर दोबारा नागराज के लिए ऐसे शब्द मुंह से निकाले तो तेरे जहर के दांत तोड़ दूंगी। ओह, यानी तू नागराज को जानती है। तेरी इस हरकत ने मुझे इस बात का सबूत दे दिया है। मेरे पास वक्त नहीं है लड़की। अगर तूने 5 पलों के अंदर अंदर नागराज का पता नहीं बताया तो मैं तेरी आत्मा को नरक का पता बता दूंगी। ओह, अगर इसने मुझे अपने विष दंत से मार दिया तो नागराज को इससे सावधान करने वाला कोई नहीं बचेगा। फिलहाल इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे इसको कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। नागराज कल सुबह महानगर के स्नेक पार्क का उद्घाटन करेगा। कहाँ पर है स्नेक पार्क? महानगर के पश्चिमी छोर पर। ठीक है, बाकी मैं खुद पता लूँगी। अपना काम पूरा होते ही वह लड़की फिर नागिन का रूप बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह स्नेक पार्क पहुंचने के लिए। स्नेक पार्क आम जनता के लिए एक खौफ भरे कोताहल की चीज़ और ज़रूरतमंदों के लिए एक जीवनदायी स्थान। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य तो सांपों के विष यानी वैनम को निकालकर उससे एंटी वैनम यानी
सिर्फ इसके काट को तैयार करना है, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता को सांपों के बारे में शिक्षित करना भी बहुत आवश्यक है। आप जितना सोचने वाले लोग बहुत कम हैं डॉक्टर करुणाकरण। हमारे देश में सांप के काटने से हर वर्ष लगभग 40,000 मौतें होती हैं। उनमें से उन लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है जो सर्प के विष की बजाय सांप के डर से मर जाते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि हर 10 सांप में से सिर्फ एक सांप ही जहरीला होता है, यानी सिर्फ 10%। इस पार्क का उद्देश्य जनता को विषधर और विषहीन सांपों के अंतर से अवगत कराना है, और इस महान उद्देश्य के लिए बनाए गए इस पार्क के उद्घाटन के लिए तुमसे अच्छा व्यक्ति तो मेरी नज़र में है ही नहीं। रिबन काटो नागराज। नागराज के रिबन काटते ही तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा और स्नेक पार्क के अंदर दर्शकों की भीड़ पानी के रेले की तरह अंदर दाखिल हो गई। दर्शकों के लिए जाली के इस पार आना प्रतिबंधित रखा गया है ताकि उनके जीवन को इन सांपों से कोई खतरा ना हो। मम्मी देखो नागराज। और इसी वक्त वीआईपी दर्शकों के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार पर, अगर आपके पास स्पेशल पास नहीं है तो आप इस द्वार से नहीं जा सकते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। उस पागल हुए आदमी में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने दोनों गार्डों को एक ही बार में चित कर दिया था। यह दृश्य देखकर कोई मुस्कुरा उठा। मेरे हिप्नोटिक कंट्रोल में फंसा यह आदमी जब तक मेरा आदेश पूरा कर नहीं लेगा तब तक इसको कोई नहीं रोक पाएगा। गार्डों की चीख नागराज के संवेदनशील कानों तक भी पहुंच गई थी। यह आवाज़ कैसी? उधर से कोई आदमी भागता हुआ इधर ही आ रहा है। जब तक नागराज कुछ समझ पाता तब तक उस आदमी के दांत उसके शरीर में धंस चुके थे। अरे अरे, यह तो मेरा खून पी रहा है। नागराज ने उस विक्षिप्त व्यक्ति को अपने शरीर से दूर हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जोक की तरह वह चिपका आदमी नागराज से दूर तभी हटा जब उसके प्राण उसके शरीर से दूर हो गए थे। साथ ही साथ उसका शरीर भी गलना शुरू हो गया था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कोई अस्पताल को फ़ोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन एम्बुलेंस को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तभी एम्बुलेंस की आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। भीड़ को चीरती हुई एम्बुलेंस वहां पर आकर रुकी और उसमें से एक आदमी कूद कर उतरा। कहाँ है, कहाँ पर है वह घायल? इधर। एक ही आदमी और कोई नहीं आया। मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था कि भीड़ देखकर रुक गया। मुझे लगा कोई दुर्घटना हो गई है। मैं अभी इस आदमी को अस्पताल ले जाता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, इस आदमी की ऐसी हालत देखकर भी ये एम्बुलेंस वाला बिल्कुल नहीं चौंका। सामान्य सा व्यवहार कर रहा है, जैसे ऐसी लाशें रोज ही देखता हो ये। एक मिनट दोस्त, इसको अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मर चुका है। अब यह पुलिस का मामला है, पुलिस के आने तक लाश को यहीं पड़ी रहने दो। मैं तो इसको ले जा रहा हूँ, हटो मेरे रास्ते से। ओह, कुछ गड़बड़ जरूर है। इसका तुरंत आ जाना, लाश देख करना चौंकना और लाश ले जाने की जिद करना, कम से कम सामान्य हरकत तो कहीं नहीं जा सकती है, इसलिए मैं इसको जाने नहीं दे सकता हूँ। नागराज के वार में सैकड़ों सर्पों की असीमित शक्ति थी और नागराज उसको संभलने का मौका देने वाला नहीं था। लेकिन तभी उसकी नज़र भीड़ की तरफ पड़ी और एक सूरत ने उसका ध्यान भटा दिया। अरे, ये तो विसर्पी है। मैं इसके इच्छाधारी रूप में भी इसको पहचान सकता हूँ, लेकिन ये महानगर में क्या कर रही है? ये ध्यान भटना नागराज को बहुत महंगा पड़ा। अगर तू लड़ाई चाहता है नागराज, तो ये ही सही। वैसे भी दुश्मन से एक बार सामना हो जाने के बाद केचू सर्प अपना मुंह छिपाकर कहीं नहीं भागता है। ओह, यह तो आदमी की खाल पहने हुए एक विषण सर्प है। आश्चर्यजनक था वह प्राणी, आधा मशीन और आधा सर्प का शरीर था उसका। नागराज भी पल भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी पसलियाँ कड़कड़ा उठी। वार बहुत जोरदार था। पल भर के लिए नागराज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन नागराज की दृढ़ निश्चय ने उसके शरीर को एक बार फिर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। सांप की सबसे कमज़ोर चीज़ होती है उसकी रीढ़ की कमज़ोर हड्डी, इसलिए अगर सांप की दुम को पकड़कर हवा में उठा लिया जाए तो वह अपना मुंह ऊपर नहीं उठा पाता, पूरी तरह से बेबस हो जाता है। मुझे यह लड़ाई जीतने के लिए इसको दुम से पकड़ वार करना होगा। नागराज ने सोचा भी ठीक था और वार भी ठीक किया था, परंतु वह भूल गया था कि केचुए सर्प के शरीर में 4 पैर भी थे, जिनका इस्तेमाल केचू सर्प नागराज को बेबस करने के लिए कर सकता था। नागराज कमज़ोर पड़ रहा था। आशीष, रेखा, निशांत, मैंग, कुणाल, हम भारत के विभिन्न राज्यों से नागराज का उद्घाटन करते देखने आए थे, ना कि पिटता हुआ देखने। अगर मैं नागराज की मदद कर सकता तो जान देकर भी करता, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो नागराज के प्रशंसक यह दृश्य सहन कर पा रहे थे और ना ही नागराज का शरीर केचू सर्प के मशीनी वारों को वार। उफ, इस सर्प को निर्मित करने वाला अवश्य ही बहुत प्रभावशाली वैज्ञानिक होगा,
क्योंकि इसका निर्माण ही मुझे मात देने के लिए किया गया है। इस मशीनी शरीर पर ना तो सर्प सेना का असर होगा और ना ही विश्वकार का और ना ही मेरे विषदंश का। इसको तो मैं सम्मोहित भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसकी आंखें हैं ही नहीं। एक मिनट, फिर यह देख कैसे पा रहा है? और वह अपनी जीभ बाहर लपलपा रहा है। कई सर्प आंखों से कम देखने के कारण अपनी चिरी हुई जीभ का इस्तेमाल करते हैं। अपने शरीर की गंध और कंपन को उनकी जीभ ग्रहण करती है और इससे वे अपने शिकार की स्थिति का पता लगाते हैं। यह भी वही कर रहा है। अब मैं इसको गूंगे के साथ साथ अंधा भी कर दूंगा। नागराज ने एक झटके के साथ केचू सर्प की जीभ बाहर खींच ली थी। केचू सर्प दर्द से कर्रा उठा और अब नागराज की स्थिति कोई भी संकेत न मिल पाने के कारण केचू सर्प छटपटाने और बेचैन होने लगा था। अब यह अंधों की तरह वार करके स्नेक पार्क की चीज़ों को तोड़ रहा है। अब समय आ गया है कि मैं इसके बदन से तोड़ दूं। केचू सर्प का शरीर कड़कड़ा उठा। मशीनी अंगों के जो ढीले होने लगे थे और साथ ही साथ किसी और की आशाएं भी कड़कटा उठी थी। केचू सर्प नागराज को नहीं हरा पाएगा। अब एक ही रास्ता है, जब तक नागराज केचू सर्प से उलझा हुआ तब तक मैं खुद ही उस लाश को उठा ले जाऊं। इधर नागराज ने केचू सर्प को आखिरी बार पटका। अलग हो गया धड़ से इसका मशीनी शरीर। खत्म हो गया केचू सर्प। अब मुझे इसकी दुम पकड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागराज ने दुम को छोड़ दिया और यहीं पर वह एक भीषण गलती कर गया था। वह भूल गया था कि सरीसृप के शरीर से जान निकलने के बाद भी उसकी दुमें काफ़ी देर तक छटपटाती रहती है। नागराज की कनपटी पर केचू सर्प की तड़पती पूंछ एक तेज वार कर गई और नागराज की कनपटियों के ठीक नीचे स्थिति उसकी विषपुकार ग्रंथि का संतुलन बिगड़ गया। उफ, मेरे मुंह से अपने आप विषपुकार निकल रही है। मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरी कनपटी में भी तेज दर्द हो रहा है और इस कारण मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। नागराज के पास पड़ी लाश को उठाने के लिए उस रहस्यमय व्यक्ति ने बढ़ते कदम वहीं पर रोक लिए थे। उफ, ये विषपुकार, अगर मैं और आगे बढ़ा तो यहीं पर बेहोश होकर गिर जाऊंगा। उधर वह लड़की भी नागराज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही, पर यह क्या है? ये तो एक इच्छाधारी नागिन है। उस रहस्यमय शख्स की अनुभवी आंखों से विसर्पी बच ना सकी। जोश में आकर जोर से बोल गए। उसके शब्दों को भीड़ के कोलाहल के कारण और कोई नहीं सुन पाया, लेकिन विसर्पी के कान ज़्यादा तेज थे। उफ, ये आदमी जो कोई भी हो, इसने मुझे पहचान लिया है। अब यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी विषपुकार के इस घने कोरे को चीर कर नागराज तक पहुँच पाना असंभव है। मुझे यहाँ से भागना होगा। विषपुकार से अपनी जान बचाने के लिए भागती भीड़ में कोई नहीं देख पाया कि कब विसर्पी नाग रूप में आकर वहाँ से गायब हो गई। नागराज की विषपुकार से जहरीले हो गए वातावरण से अधिकतर लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग रहे थे, लेकिन एक अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार हो रहा था। तू यहाँ पर आते समय जो सर्जिकल टेप और कैंची लेकर आया था, वह मुझे जल्दी देता हूँ, पर तू करने क्या जा रहा है? बस तू देखता जा। कुलनाल ने कैंची से अपनी जैकेट में 2 छेद किए और उसको अपने सिर पर इस तरह डाल दिया कि वे दोनों छेद उसकी दोनों आंखों पर आ गए और फिर उसने अपनी आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ा कुना जाली के अंदर कूद गया। ये जैकेट मुझे कुछ पलों तक विषपुकार के घातक असर से बचाए रखेगी। मुझे उन्हीं पलों में अपना काम करना होगा। वह जांबाज लड़का बिजली की फुर्ती से नागराज की तरफ लपका और उसने सर्जिकल टेप की कई परतों से नागराज के मुंह के ऊपर कस दिए थे। विषपुकार का निकलना बंद हो गया था। डॉक्टर करुणाकरण को इसी मौके का इंतजार था। ये इंजेक्शन नागराज के शरीर की मांसपेशियों को स्थिर कर देगा। उम्मीद है इससे कुछ फर्क पड़ेगा। इंजेक्शन अपना काम कर गया। नागराज के शरीर की बाकी मांसपेशियों के साथ साथ कनपटी की मांसपेशियां भी स्थिर हो गई थी। उफ, और विषपुकार का निकलना रुक गया था। धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुणाल तौरब है नागराज। मैं नवादा, बिहार से आपको स्नेक पार्क का उद्घाटन करता हुआ देखने अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था। उसी वक्त नागराज, तुम्हारी वजह से कई जानें खतरे में पड़ सकती थी। कमिश्नर साहब, इस दुर्घटना के लिए मुझे खेद है। ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। कुछ भी हो, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे विषपुकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे जेल में डाल देता, लेकिन तुमको मैं सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। और फिर बाद में स्नेक पार्क के उद्घाटन में इस तरह से रंग में बर्न होना एक तरह से अच्छा ही हुआ। डॉक्टर करुणाकरण, इस घटनाक्रम से आपको मेरी उन कमजोरियों को देखने का मौका मिल गया जो मुझे अक्सर परेशान करती रहती है। कैसी कमजोरियाँ नागराज? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा अपना शरीर है डॉक्टर करुणाकरण। अभी आपने देखा कि किस तरह एक आदमी मुझे काट कर गल गया और मेरी विषपुकार अनियंत्रित हो गई। ऐसा दोबारा भी हो सकता है। मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है कि मैं इस तरह की दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकूं।
और अब यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने ही शरीर के बारे में कुछ नहीं पता है, जैसे कि मैं दीवारों पर कैसे चढ़ लेता हूँ, मेरे शरीर से सांप कहाँ से निकलते हैं, ये फीस पुकार कैसे निकलती है, और हमारे रिसर्च सेंटर में तुम्हारी चेकअप के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं चेकअप के बाद ही तुम्हारे सवालों के जवाब दे पाऊँगा। अरे इस चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि विसर्पी कहाँ चले गई। विसर्पी यह कौन है? विसर्पी पास में ही थी। मैं नागराज से अकेले में मिलने का मौका ढूंढने के लिए उसके पीछे लगी हुई हूँ, लेकिन ये चेकअप क्या होगा? और फिर आपने मुझे बांध को दिया है डॉक्टर करुणाकरण। तुम्हारे शरीर का इस सीटी स्कैन मशीन पे परीक्षण करने के बाद तुम्हारे शरीर को स्ट्रेचर से बांधना आवश्यक है नागराज, क्योंकि ये मशीन शरीर की एक ही अवस्था में एक के बाद कई फोटोग्राफ लेकर उनका मिलान करती है, और उसके बाद कंप्यूटर इन सारे फोटोग्राफों के विश्लेषण के बाद अपनी रिपोर्ट देता है। अगर फ़ोटो लेते समय शरीर ज़्यादा हिल गया तो कंप्यूटर में एरर आ सकती है। सीटी स्कैन मशीन में कुछ ही मिनटों में अपना काम पूरा कर लिया था। उसकी रिपोर्ट मुझे कब मिलेगी डॉक्टर करुणाकरण? कुछ बातें तो इन रीडिंग की पूरी चेकिंग के बाद ही पक्के तौर पर बताई जा सकती, लेकिन कुछ बातें मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। कौन सी बातें? बताइए ना। तुम मेडिकल विज्ञान के जरिए से एक आश्चर्यजनक व्यक्ति हो नागराज। वैसे तो तुम्हारे शरीर की अंदरूनी संरचना मानव जैसे, किंतु तुम्हारा रक्त मानव रक्त से काफ़ी कुछ भिन्न है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा तुम्हारी रक्त बूंदें एक अवर्धित यानी एनालाइज फोटोग्राफ है। मानव रक्त में मुख्यतः दो प्रकार के रक्त कण होते हैं, लाल रक्त कण एवं श्वेत रक्त कण। ये श्वेत रक्त कण मानव शरीर का भारी कीटाणुओं के हमले से बचाव करते हैं, लेकिन तुम्हारे रक्त में इन श्वेत कणों के स्थान पर सूक्ष्म सर्प तैर रहे हैं। ओ यानी मेरे शरीर में श्वेत कण का कार्य ये सूक्ष्म सर्प करते हैं। हाँ नागराज, ये देखो, लाल रक्त के साथ साथ ये नीली बूंदें देख रही हो, ये एक तीव्र मारक विष है। ये तुम्हारे खून के साथ साथ तुम्हारे शरीर में तैरता रहता है। ये सूक्ष्म सर्प इसी तीव्र विष में जिंदा रहते हैं। यही सर्प अब तुम्हारे शरीर से बाहर आकर वायु संपर्क में आते हैं तो इनका शरीर बड़ा हो जाता है, और तुम्हारे शरीर को छूते ही ये वापस सूक्ष्म रूप में आकर रोम छिद्रों के जरिए तुम्हारे शरीर में वापस घुस जाते हैं। मैंने तुम्हारी जांच करने का यही निष्कर्ष निकाला नागराज। बस एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा सारा शरीर हरे सल्कों से ढका हुआ है, कहीं पर रोम छिद्र नहीं है, और ये सांप सिर्फ रोम छिद्रों के जरिए ही बाहर आ सकते हैं। और फिर प्रत्यदर्शियों के अनुसार ये सर्प तुम्हारे शरीर में कहीं भी अंदर घुस जाते हैं, बाहों से, छाती से, पेट से, जबकि ये तो तुम्हारे चेहरे के रास्ते अंदर घुस सकते हैं, और या तो कलाइयों के रास्ते से। आप एकदम ठीक कह रहे हैं डॉक्टर करुणाकरण। दरअसल मेरे शरीर में किसी भी हिस्से से संपर्क में आते ही वापस सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं, और फिर शरीर पर रेंगते हुए कलाई तक पहुंचकर रोम छिद्र से वापस अंदर चले जाते हैं। शरीर से छूते ही सूक्ष्म रूप में आने के कारण देखने वालों को ऐसा भ्रम होता है कि सांप उसी स्थान से मेरे शरीर के अंदर गए हैं जहाँ पर उन्होंने संपर्क किया है, परंतु मेरे चेहरे से सांप नहीं निकलते हैं। मैं खुद भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों। तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी जांच के बाद ही तुमको मिलेगा नागराज। इस जांच की रिपोर्ट पूरी होने में 1-2 दिन का समय लग जाएगा। अरे एकाएक तुमको क्या हुआ नागराज? मुझे मेरे एक जासूस सर्प यानी धामिन से मानसिक संपर्क मिल रहे हैं। कहीं पर कोई अपराध हो रहा है। बाहर सर्पपूर्व में विसर्पी नागराज की प्रतीक्षा कर रही थी। दरवाज़ा खुल रहा है, शायद नागराज ही बाहर आ रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन विसर्पी की ये आस अधूरी रह गई क्योंकि नागराज के पास रुकने का वक्त नहीं था। उफ, अब मुझे फिर से नागराज की तलाश में बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर फिर वापस आना है यह देखने के लिए कि नागराज की जांच आखिर क्यों हो रही है। विसर्पी नागराज की तलाश में बाहर निकली, और नागराज किसी और की तलाश में। निकाल जो भी माल है तेरे पास, जल्दी निकाल, वरना चाकू तेरे आर पार कर दूंगा। 10वीं बार बोल रहा हूँ, तू ये डायलॉग पहले नागराज को आ तो जाने दे। चाकू को छाती पर सटा, गले में गुदगुदी होती है, लेकिन उस गुंडे को चाकू चलाने का समय ही नहीं मिला। मैडम ने तो पहले ही बताया था कि जबड़ा भी तुड़वाना पड़ेगा। मैडम यानी महानगर में कोई नई खलनायिका आ चुकी है। हाँ नागराज, और वह खलनायिका मैं हूँ। तुम भारती, यह सब क्या चक्कर है? बताती हूँ, पहले इन एक्टरों को विदा कर दूँ। नागराज के वार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ पाल कुमार जी। अब आप लोग जाइए और मुझसे ऑफिस में मिलिएगा। ओके मैडम। उन दोनों अभिनेताओं के जाने के बाद, यह क्या हरकत है भारती? जानती हो मैं कितनी महत्वपूर्ण बातचीत को बीच में छोड़कर आया हूँ। तुम कल रात को अपने बंगले पर वापस नहीं आए। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी डिस्कशन करने वहाँ पर गई थी। ज़्यादा रात हो गई थी, वहीं पर रुक गई थी। तो क्या हुआ?
जो कुछ हुआ वही बताने के लिए मैंने तुमको यहाँ पर इस तरह बुलाया है, क्योंकि तुमसे संपर्क कर पाने का मेरे पास सिर्फ एक यही तरीका है। मैं जानती थी कि देर सवेर तुम्हारा कोई ना कोई जासूस सर्प इस अपराध को देखकर इसकी खबर तुम तक पहुँचा ही देगा। तुम मुझसे स्नेक पार्क में संपर्क कर सकती थी। मैं समझी कि तुम वहाँ से निकल चुके होगे। वहाँ तो तुमको सिर्फ उद्घाटन करने ही जाना था ना, उसमें कितना समय लगता। मैं वहीं पर था। अब बताओ क्या बात हुई। कल रात को भारती ने जो कुछ बताया उससे नागराज की आंखें फटी चली गई थी। ओह, यानी विसर्पी मेरे घर पर आई थी और उसने मुझसे जान से मारने की धमकी दी। ये विसर्पी आखिर है कौन, फिर कभी बताऊंगा। अभी तो मुझे यह जानना है कि वह कहाँ पर और क्यों आई है। सवाल यह है कि विसर्पी को कैसे पता चला कि मैं महानगर में रहता हूँ, और वह यह कि मैं कहाँ रहता हूँ। इस सवाल का जवाब यहाँ पर था, नागद्वीप में। इसको अब तक होश नहीं आया है राजवैद्य जी। नहीं महात्मा कालदूत, इसको थोड़ा समय और लगेगा। विषधर का वार झेलना और उसके बाद काफ़ी समय तक समुद्र में रहना मामूली बात नहीं है। यह हमको सिर्फ विषधर के नागराज को मारने के लिए किए गए यज्ञ के बारे में और महानगर नामक स्थान का एक पता बताने के साथ ही होश कर बैठा। अपना नाम तक नहीं बता पाया और ना ही यह बता पाया कि यहाँ पर यह क्यों आया है। यह तो सिर्फ किस्मत की ही बात है कि यह लहरों से बहता नागद्वीप की तरफ आ गया, वरना ना तो ये बचता और ना ही हमको विषधर के षड्यंत्र के बारे में पता चलता। वैसे यह समझ में नहीं आया कि विषधर नागराज की जान के पीछे क्यों पड़ा है। नागराज तो शायद विषधर से पहले कभी मिला ही नहीं है। खैर, कुमारी विसर्पी का कुछ पता चला राजवैद्य जी। नहीं महात्मा, कुमारी विसर्पी नागद्वीप में नहीं है। उफ, ऐसा पहली बार हुआ है कि कुमारी विसर्पी बिना किसी को कुछ बताए नागद्वीप से बाहर गई है। आखिरी बार तो मैंने उनको तभी देखा था जब वह हमको विषधर के बारे में बता रही थी। हमारी भी विसर्पी से वहीं आखिरी मुलाकात हुई थी, लेकिन कल शिवरात्रि है। नागद्वीप की परंपरा के अनुसार पूजा की शुरुआत विसर्पी को ही करनी है, और अगर वह कल तक नहीं लौटी तो पूजा में विघ्न पड़ सकता है, और मुझे ही अपनी योग शक्ति से विसर्पी की तलाश करनी होगी और उसको शिवरात्रि की पूजा से पहले पहले नागद्वीप पर वापस बुलाना होगा। शिवरात्रि, सांपों से संबंधित इस महान पर्व का आभास सभी को था। कल शिवरात्रि और शिवरात्रि की रात को नागराज के शरीर के सारे सर्प बाहर निकलकर शिव साधना करते हैं। नागराज को पकड़कर उसकी विष ग्रंथि निकालने का इससे सुनहरा अवसर दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि सांपों के शरीर से निकल जाने के बाद नागराज एक आम आदमी जितनी शक्ति रह जाएगी। तुम तुरंत नागराज के पीछे लग जाओ। महानगर में नागराज की यह पहली शिवरात्रि थी। मैंने बहुत घूम घाम कर महानगर के पास जंगलों में बने इस वीरान शिव मंदिर को अपने शिवरात्रि पूजन के लिए चुना है, ताकि मेरे अनोखे शिव पूजन के कारण किसी को कोई खतरा ना पहुंचे। नागराज की शिव अर्चना वास्तव में अनोखी ही थी और खतरनाक भी। मेरी सर्प शक्तियों, मेरे शरीर से बाहर निकलो और शिवलिंग को प्रणाम करो। अगले ही पल एक आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हुआ। नागराज की कलाइयों से सैकड़ों हजारों सांपों की बाढ़ सी निकल गई थी और शिवलिंग से लिपट गई थी। देखते ही देखते शिवलिंग का आकार कई गुना बढ़ गया था। नागराज भी शिव आराधना में लीन हो गया था, परंतु उसकी यह आराधना ज़्यादा देर तक नहीं चली। उफ, यह मैं कैसी है। किसने नागराज की पूजा भंग करने की जरूरत की है? मैंने, यानी कंटक काया ने। तुम्हारे शरीर में 10 अजगरों की शक्ति है और मेरे शरीर की सारी सर्प शक्तियाँ इस वक्त तिंगलियों से लिपटी हुई है। अब पहले मैं तुझे बच्चों की तरह पीटूंगा और फिर तेरे शरीर को फाड़कर उसमें से विष ग्रंथि को निकाल ले जाऊंगा। कंटक काया के एक ही वार ने नागराज को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। आह, धाड़। शरीर से सारे सर्प निकल जाने के कारण नागराज कमजोरी तो जरूर महसूस कर रहा था, लेकिन इससे उसके दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं आई थी। मैं यह तो नहीं जानता कि तू मेरी विष ग्रंथि क्यों चाहता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तेरा संबंध उस केचू सर्प से जरूर है। इतनी जल्दी दो दुर्लभ सर्पों का मुझ पर हमला करना संयोगी नहीं हो सकता है। लेकिन शायद तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि जिस रास्ते से सर्प मेरे शरीर से बाहर निकले हैं उस रास्ते से अंदर भी आ सकते हैं। आओ, मेरे सर्प शक्ति वापस मेरे शरीर में समा जाओ। लेकिन अरे यह क्या, मेरी तरफ बढ़ते सर्प वापस पलटकर मुझसे दूर जा रहे हैं। वह इसलिए नागराज क्योंकि मैंने तेरे शरीर पर एक ऐसे रासायनिक द्रव का स्प्रे कर दिया है जिसकी गंध से सर्प तेरे पास तक नहीं फटक सकते हैं। मैंने मौके को सही चुना ना, और किसी को ऐसे ही मौके की तलाश थी। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन मेरी किस्मत ने फिर मेरा साथ दिया। शहर में घूमते हुए एक सर्प को मैंने पहचान लिया था कि वह नागराज के शरीर में वास करने वाला सर्प है।
क्योंकि उसके शरीर में भी नागराज की गंध आ रही थी। मुझे मालूम है कि इन सांपों से नागराज का मानसिक संपर्क रहता है। जरा सी कड़ाई करते ही उसके मानसिक संपर्क द्वारा मुझे नागराज का पता लग गया। नागराज इस जंगल में स्थित उस वीरान शिव में मंदिर में आया है और मुझे उससे अकेले मिलने का मौका मिल सकता है। विसर्पी का ख्याल गलत था। नागराज अकेले नहीं था। ओह, मुझे जल्दी इससे निपटने का कोई रास्ता सोचना होगा, क्योंकि एक तो शरीर से सांपों के निकल जाने से मेरी शक्ति वैसे ही क्षीण हो गई और दूसरे मेरे शरीर से बाहर निकलते रक्त ने मेरी कमजोरी को और बढ़ा दिया है। विष बुखार का प्रयोग करके देखता हूँ, शायद उससे कुछ बात बन जाए। उफ, तेरे विष बुखार का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा नागराज, क्योंकि मेरी नाक पर चढ़ी प्रतिरोधक मास्क है। विष बुखार से कंटक काया को कोई जानलेवा असर तो नहीं हुआ, लेकिन उसको थोड़ा सा विचलित जरूर कर दिया था और नागराज के लिए इतना मौका ही काफ़ी था। कंटक काया को अगला वार कर पाने का मौका न देने के लिए यह पक्का था कि नागराज कंटक काया को बेहोश करने के बाद अपने वारों को रोकता। अगर उसके वारों को एक आवाज़ न रोकती, नागराज विसर्पी तुम फिर। नागराज अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। नागराज इससे पहले कि विसर्पी नागराज की तरफ कदम बढ़ा पाती, उसके मस्तिष्क में एक आवाज़ गूंजी, विसर्पी तुम महानगर में क्या कर रही हो? यह तो महात्मा कालदूत का संदेश है। उससे संपर्क द्वारा बात करने के लिए मुझे भी अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे इन लड़ाई झगड़ों की आवाज़ों से दूर शांत वातावरण में जाना होगा। विसर्पी वहाँ से कब चली गई, यह देखने की फुर्सत नागराज के पास नहीं थी। अब मैं तेरे शरीर को पहले 2 हिस्सों में चीर कर रखूँगा। अब तेरे बदन में सिर्फ एक नवजात शिशु जितनी शक्ति बची है नागराज, और उसके बाद उनके अंदर से विष ग्रंथि को निकाल कर ले जाऊंगा। इधर कंटक काया के हाथ नागराज के शरीर को चीरने को उतावले हो रहे थे और दूसरी तरफ विसर्पी कालदूत से तर्क वितर्क करने में व्यस्त थी। विसर्पी तुम तुरंत वापस आ जाओ, हम शिवरात्रि की पूजा के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ महात्मा, परंतु महानगर में मेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। महानगर में आकर तुमको ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है विसर्पी, यह बताने में बहुत समय लग जाएगा महात्मा, और अभी मुझे जल्दी ही वापस जाना होगा। हम तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है कुंवर विसर्पी। तुम्हारे सामने 2 ही विकल्प है, या तो तुम स्वयं वापस आ जाओ या मैं किसी को तुमको जबरदस्ती ले आने के लिए भेजता हूँ। इधर विसर्पी और कालदूत में वाद विवाद चल रहा था और उधर नागराज में अविश्वसनीय रूप में आशा का संचार हो रहा था। अरे यह क्या हो रहा है? मुझे अपने कमज़ोर हो रहे शरीर में एक नई शक्ति और स्फूर्ति का संचार महसूस हो रहा है, लेकिन कैसे? खैर, ये मैं बाद में सोचूंगा। फिलहाल तो मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, इस कंटक काया को पीट कर इस षड्यंत्र का रहस्य जानने के लिए। कंटक काया नागराज के हुए इस आश्चर्यजनक बदलाव के सदमे से उबर नहीं पाया था और नागराज ने बाजी पलट दी। बता, किसने भेजा तुझे? मेरी विष ग्रंथि किसके लिए ले जाने वाला था तू? बोल। यह तो मुझे कभी नहीं जान पाएगा नागराज, कभी नहीं, कभी नहीं। कंटक काया नकाब की अप्रत्याशित टक्कर ने नागराज के चेहरे को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। नागराज का शरीर कंटक काया के शिकंजे में जकड़ गया था। आह! नागराज ने अपने बचाव के लिए कंटक काया को अपने पीठ के ऊपर हवा में उछाल दिया और यही कंटक काया की मौत का कारण बना, क्योंकि हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर सीधे त्रिशूल पर जा गिरा। ओह, शायद भोलेनाथ शंकर देव ने उसको पूजा भंग करने का दंड इस तरह से दिया है। अब मेरे श्रप भी मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। शायद अब तक उसके द्वारा मेरे शरीर पर स्प्रे किए गए रसायन की महक का असर खत्म हो गया है, लेकिन मुझ पर हमला होते देखकर भी सर्प सेना ने कंटक काया पर हमला क्यों नहीं किया? जरूर इसने अपने शरीर पर भी इसी रसायन का स्प्रे कर रखा होगा और अपनी भंग हो चुकी पूजा को दोबारा शुरू करने का कोई लाभ नहीं है। अब तक मेरी जांच की रिपोर्ट तैयार हो गई होगी। मैं स्नेक पार्क जाकर डॉक्टर करुणाकरण से अपनी जांच रिपोर्ट पर विस्तार से बातचीत करता हूँ। उधर नागराज कुछ देर वहाँ पर और रुक जाता तो विसर्पी से उसकी मुलाकात जरूर होती। महात्मा कालदूत जरूर किसी न किसी को मुझे यहाँ ले जाने के लिए भेजेंगे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे तुरंत नागराज से मिलना होगा। अरे ओह, नागराज कहाँ चला गया? अब मुझे फिर से उसकी तलाश करनी होगी, लेकिन उसको तलाश करने से पहले मैं यह जानना चाहती हूँ कि नागराज की जांच का क्या परिणाम निकला, और उसके लिए मुझे स्नेक पार्क जाना होगा। शायद वहाँ से नागराज का पता मिल जाए। विसर्पी यह नहीं जानती थी कि स्नेक पार्क में उसकी मुलाकात नागराज के अलावा और किसी और से भी होने वाली है, क्योंकि इसी वक्त महानगर के एक अनजान हिस्से में कंटक काया को अब से आधे घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, और उसके अब तक यहाँ न पहुँचने के 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वह मारा गया है या फिर नागराज ने उसे बंदी बना लिया है, और दोनों ही परिस्थितियों में वह हमारे किसी काम का नहीं रहा है। अब नागराज पर उसका जहर पाने के लिए फिर से हमला करने से पहले उसके जहर की तलाश एक और स्थान के पर करनी होगी, और वह स्थान है स्नेक पार्क। शायद नागराज ने बाकी सांपों की तरह अपना विष भी वहाँ पर विषनाशक दवा बनाने के लिए रख छोड़ा हो। नागराज ने अब तक अपना तीव्र जहर दान नहीं किया था, क्योंकि अब तक इसका मौका
आया ही नहीं था। तुम्हारी जांच काफ़ी हद तक पूरी हो गई है नागराज। सिर्फ एक दो चीज़ों को कंफर्म करने के लिए तुम्हारा फिर से सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता लगा मेरे शरीर की संरचना के बारे में? सबसे पहले तुम्हारे उस सवाल का जवाब कि तुम्हारे चेहरे के रोम छिद्रों से सर्प क्यों नहीं निकलते हैं। दरअसल तुम्हारे रक्त में मौजूद सूक्ष्म सर्प तुम्हारे धड़ में यानी गर्दन के नीचे के हिस्से में ही रहते हैं। तुम्हारे चेहरे की रक्त नलिकाओं में सर्प मौजूद है ही नहीं, क्योंकि चेहरे से इनके बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता हो। लेकिन अभी अभी मेरी मुठभेड़ एक सर्प मानव से हुई थी, लेकिन उस मुठभेड़ के दौरान मेरे साथ एक आश्चर्यजनक वाक्य घटा। कैसा वाक्य नागराज? नागराज ने डॉक्टर करुणाकर के कंटक काय से हुई अपनी मुठभेड़ के दौरान सर्पों के निकल जाने के कारण हुई कमजोरी और फिर आश्चर्यजनक रूप से शक्ति का संचार होने वाली घटना बता दी। ओह, मैं समझ गया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे शरीर में वास करने वाले सूक्ष्म सर्पों की एक आश्चर्यजनक ख्याति है। वे तुम्हारे जहरीले रक्त में अपने आप दुगुनी हो जाते हैं, यानी 1 से 2 बन जाते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब इन सर्पों की संख्या एक खास मात्रा में कम हो जाती है। जब तुम्हारे रक्त में इनकी संख्या उस मात्रा या थोड़ी उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने आप दुगुणित होना बंद हो जाते हैं। तुम्हारी कंटक का ऐसे ही मुठभेड़ के दौरान जरूर 1-2 सूक्ष्म सर्प तुम्हारे शरीर में बचे रह गए होंगे। ये लड़ाई के दौरान तुम्हारे रक्त में दुगुणित होते रहे और इनकी संख्या एक खास स्तर तक पहुंच गई, तो तुमको फिर से अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस होने लगा। और तुम्हारे शरीर पर जो गोलियां, भालों और चाकू का असर नहीं होता, वह भी इन सूक्ष्म सर्पों के कारण ही होता है। जब भी तुम्हारे शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर कोई घाव होता है तो ये सूक्ष्म सर्प यानी लगभग तुरंत ही उस छेद को भर देते हैं और तुम्हारे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचने देते हैं। वाह! अब 2 समस्याएं हमारे सामने, एक तो तुम्हारे विषबुखार और दूसरी तुम्हारे शरीर में दौड़ता जहर, जिसकी वजह से अगर कोई तुमको या तुम किसी को काट लेते हो तो उसकी मौत हो जाती है। सबसे पहले मैं विषबुखार की समस्या को तुमको बताता हूँ। देखो, तुम्हारी विषबुखार वाली ग्रंथि तुम्हारी कनपटी के ठीक नीचे स्थित है और इसका संबंध इस नली द्वारा तुम्हारे गले से भी है। जब तुम विषबुखार को निकालना चाहते हो तो तुम्हारे गले से वायु प्रभाव निकलता है और इस ग्रंथि का विष इस नली द्वारा तुम्हारी छोड़ी गई बुखार में मिश्रित हो जाता, ठीक उसी तरह जिस तरह कीटनाशक स्प्रे पंप काम करते हैं। केचु सर्प का दुम पर वार इसी ग्रंथि पर पड़ा था, जिससे यह ग्रंथि थोड़ी सी सूजकर अनियंत्रित हो गई थी। मैं एक छोटा सा ऑपरेशन करके इस ग्रंथि के ऊपर एक फाइबर ग्लास का कवर फिट कर दूंगा ताकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना घटे। अब समस्या है तुम्हारे शरीर में दौड़ते जहर को नियंत्रित करने की। इसके लिए मुझे फिर से तुम्हें सीटी स्कैन करना होगा। तो देर कैसी, अभी कर लीजिए। चलिए। इसी वक्त स्नेक पार्क के गेट के अंदर वह नागिन बड़ी चतुराई से छिपती हुई स्नेक पार्क की इमारत के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सतर्क पहरेदारों की नज़र से वह बच ना सकी। अरे, यह नागिन अपने पिंजरे से बाहर कैसे आ गई? अभी इसको पिंजरे में वापस भेजता हूँ। ओह! नागिन की तरह लहराती दुम के वार ने पहले पहरेदार को बेबस कर दिया, लेकिन दूसरा पहरेदार ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार था। उफ! और उसने तो मुझे दुम हुई लकड़ी से जकड़ लिया है। अब मैं इसे अपना असली रूप दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसने मुझे मजबूर कर दिया है। विसर्पी के इच्छाधारी रूप में आते ही उस पहरेदार के तो होश उड़ गए। इससे पहले कि वह उसमें संभल पाता, विसर्पी ने उसके होशवास को पूरी तरह से उड़ा दिया था। इससे पहले कि यह होश में आकर किसी को मेरे बारे में बताए, मैं नागराज की जांच से संबंधित जानकारियों को पढ़ लूँ और मुझे नागराज का पता मिलने की काफ़ी संभावना है। मैं वहाँ पर छिपने के दौरान उस कक्ष को देखा है। उसमें ये लोग ऐसे कागजात रखते हैं। उस कक्ष को ये लोग रिकॉर्ड रूम कहते हैं। विसर्पी यह नहीं जानती थी कि नागराज भी पास ही के एक कमरे में मौजूद था। बस नागराज, सिर्फ 10 मिनट में तुम्हारी जाँच पूरी हो जाएगी, यानी 10 मिनट तक मुझे ऐसे ही बंधा रहना होगा। क्या करें नागराज, मजबूरी है। इसी वक्त स्नेक पार्क के गेट पर, अरे हम तो बड़ी तैयारी से आए थे, लेकिन यहाँ तो पहरेदार पहले से ही तड़प रहे हैं, यानी कोई और हमसे पहले भी यहाँ पर पहुँच चुका है। मुझे कुछ खतरे का आभास हो रहा है। बहुत संभल कर अंदर घुसना होगा। वह खतरा इस वक्त नागराज की फाइलें पढ़ने में व्यस्त हूँ। कई शब्द तो मुझे समझ में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी नागराज की आश्चर्यजनक शक्तियों का इन कागजात में पूरा जिक्र है। ये जानकारियाँ पढ़ने के बाद तो कोई भी नागराज को ख़त्म करने का रास्ता बड़े आराम से ढूंढ सकता है। उसी वक्त पैरों की आहटे 3-4 लोग एक साथ इधर आ रहे हैं। मुझे छुप जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जरूर सिक्योरिटी गार्ड होंगे। विसर्पी का ख्याल गलत था। आने वाले लोग सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। प्रोफेसर, इस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, लाइटें भी जल रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं। अरे, इस फाइल पर तो नागराज का नाम लिखा है। क्या है इसके अंदर? उस रहस्यमय साय ने फाइल के दस्तावेजों को पलटना शुरू किया और उसकी आंखें चमकती चली गई थी। ओह वाह! ये फाइल तो हीरे की खान है। इसमें तो नागराज से संबंधित ऐसी ऐसी जानकारियाँ हैं
जिनका पता मुझे अभी तक नहीं था। उफ, यह तो वही आदमी है जिसने मुझे भीड़ में पहचान लिया था और इसके बोलने का अंदाज काफ़ी खतरनाक है। मुझे यह जानने के लिए इस पर नजर रखनी होगी कि आखिर ये नागराज से चाहता क्या है। वहीं पास में सिटी स्कैन रूप में मशीन ने तुम्हारी स्कैनिंग तो कर ली है नागराज, लेकिन एक नई स्कैनिंग को तुम्हारी पुरानी स्कैनिंग से मैच करना होगा, तभी टेस्ट के सही नतीजे सामने आ पाएंगे। मैं अभी रिकॉर्ड रूम से तुम्हारी मेडिकल फाइल लेकर आता हूँ। डॉक्टर करुणाकरण ने कमरे से बाहर जाने का एक कदम बाहर बढ़ाया और वे 2 कदम पीछे रह गए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, फाइल खुद तेरे पास आ गई है। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। हम तो नागराज का जहर लेने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा नागराज ही मिल गया और वह भी बंधा हुआ। यह क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? ओह, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया नागराज। मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर नागराज बना दिया और तू आज मुझे पहचान भी नहीं रहा है। कौन तुम? नागमणि? प्रोफेसर नागमणि बोल, मेरे बच्चे, जिसको किस्मत ने आज यह सुनहरा मौका दे दिया है, जिसकी महीनों से उसे तलाश थी। और वैसे आज मुझे पता चला है कि मेरी किस्मत तो पिछले कई दिनों से अच्छी चल रही थी। अब देखो, मैंने एक आदमी को सम्मोहित करके तेरे पास तेरा खून पीने को भेजा और फिर उसकी लाश को उठा लाने के लिए केचू सर्प को भेजा, ताकि उस गली लाश से मैं तेरा जहर अलग कर सकूं। लेकिन तूने केचू सर्प को ख़त्म करके मेरी स्कीम को टाई फिक्स कर दिया था। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी किस्मत तो बड़ी सड़ी निकली। फिर मैंने तेरे पीछे कंटक काया को भेजा और वह भी जब तेरे शरीर की सारी शक्ति यानी तेरे सारे शरीर से बाहर निकले हुए थे, पर तूने उससे भी ख़त्म कर दिया। मुझे फिर अपनी किस्मत पर शक होने लगा, लेकिन आज इस फाइल को पढ़कर मुझे पता चला कि मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। उसके अनुसार तेरे मरते ही तेरी विष ग्रंथि का सारा जहर बेकार हो जाएगा। तेरे जहर को तेरे जिंदा रहते ही हासिल किया जा सकता है। उफ, यानी यह सब षड्यंत्र तुम्हारा रचा हुआ था, हाँ नागराज? और यहाँ पर तो मैं यह सोच कर आया था कि शायद यहाँ पर तेरा जहर मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो मेरी लॉटरी लग गई। अच्छा, लेकिन तुम मेरा जहर लेने के लिए इतने बेताब क्यों हो नागमणि? मुझे तुम्हारे और नागदंत के बाद एक नया नागमानव बनाना है नागराज, जो तुम दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली हो, और बगैर तुम्हारे जहर के ऐसा मानव बना पाना असंभव कार्य है। मुझे चुपचाप अपना जहर दे दे नागराज। तू मुझे बेबस समझ रहा है नागमणि, क्योंकि मेरी कलाइयाँ बंद होने से मेरे तरफ बाहर नहीं आ सकते, और ये बंधन इतने सख्त है कि मेरे हाथ में भी खून का दौर रुक गया है, इसलिए सिर्फ मेरी उंगली से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मेरे पास और भी शक्ति है नागमणि, विश्वकार और सम्मोहन शक्ति नागराज। लेकिन अगर तूने इनका इस्तेमाल किया तो मैं इस डॉक्टर का भेजा तुझे गिफ्ट में दे दूंगा, और जल्दी से अपना जहर मुझे दे, वरना तेरी जिद के कारण ये गरीब डॉक्टर मारा जाएगा। ओह, तो ये चक्कर है, अब मुझे बीच में पड़नी है। हिलियो मत छोरी, नहीं तो तू जाने ही नहीं क्या हो सकता है। अंदर नागराज के दिमाग में एक ही सवाल घूमने जा रहा था, अगर नागमणि सच कह रहा तो विसर्पी इस पूरे मामले में कहीं पर फिट होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विसर की तरह प्रोफेसर नागमणि भी विसर्पी का ही आदमी बन गया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो विसर्पी यहाँ पर भी जरूर आएगी। विसर्पी नागराज को विसर्पी की सिर्फ एक झलक दिखाई दी और उसके बाद 2 तेज आवाज़ें आई, किसी के ज़मीन पर गिरने की और फिर चीखने की। प्रोफेसर, यह तो समी की आवाज़ है, आओ देखे क्या हुआ है। प्रोफेसर, मुझे बचा लो, उस इच्छाधारी नागिन ने मुझे डस लिया। इच्छाधारी नागिन? यह जरूर वही होगी जो मुझे उस पार्क के उद्घाटन पर वहाँ दिखी थी। इस बार मैं इस चंगुल से बचकर कहीं नहीं जा सकेगी। नागमणि ने अपनी जेब से एक कांच की शीशी को निकालकर हवा में उछाला और विसर्पी को वहीं रुक जाना पड़ा। ओह, यह कैसी महक है, मुझे उल्टी और चक्कर आ रहे हैं, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। इस शीशी में वही दवा है जिसका स्प्रे मैंने कंटक कायो को दिया था। अब आओ पकड़ लो इसे। लेकिन प्रोफेसर, हम तो नागराज। अरे नागराज कहाँ जाएगा, वह तो बंधा हुआ है। नागमणि और उसके आदमी बेबस विसर्पी की तरफ बढ़े, लेकिन बीच में ही औंधे मुँह जमीन पर आ गिरे। ओ, ये क्या सांप? ये तो नागराज के सरप लगते हैं, यानी नागराज आज़ाद हो गया। पर कैसे? डॉक्टर होश में आ गया है क्या? डॉक्टर अब तक पूरी तरह संभल भी नहीं पा रहे हैं। नागमणि, पर तुम सोचने का कष्ट क्यों उठाते हो? मैं खुद ही तुमको बता देता हूँ। दरअसल मैं सोच रहा था कि जहर तो मेरे शरीर में है, तुम चाहते तो मेरे शरीर से खून निकाल कर उसमें से जहर अलग कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जवाब ढूंढने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तुम यह जानते थे कि मेरे बदन से रक्त निकलते ही मेरे रक्त में दौड़ रहे सर्प भी आज़ाद हो जाएंगे। यह ख्याल दिमाग में आते ही मैंने अपने दांत अपने कंधों में गड़ा दिए। खून निकला और साथ में सर्प भी निकले।
और मेरे मानसिक निर्देशों पर काम करते हुए उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। और अब मुझे इस लड़की से कुछ सवाल जवाब करने हैं। तब तक तुम लोग जरा सुस्ता लो। नागराज बदहवास सी पड़ी विसर्पी को सिर्फ छू ही पाया था कि राजकुमारी से दूर हो जाओ नागराज, मैं कुमारी विसर्पी को लेने आया हूँ और मेरे पास वक्त कम है। नागद्वीप का सर्वोत्तम योद्धा कालकूट, अच्छा तो विसर्पी ने किसी मुसीबत में फंस जाने की स्थिति में बचने के लिए मददगार को बुला कर रखा है, लेकिन मैं तुमको एक मैत्री मुकाबले में पहले भी परास्त कर चुका हूँ कालकूट, और आज भी करूँगा। आज तुम ऐसा नहीं कर पाओगे नागराज, अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी तुम मुझको नहीं रोक पाओगे। आश्चर्य, नागद्वीप के किसी सर्प ने मेरे सर्प बंधनों को तोड़ने की शक्ति नहीं है। आह, और ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अब मुझे इस पर अपना तीर विश्वकार का वार करना होगा। ये परास्त करने की बेकार कोशिश मत करो नागराज, आज मैं हार नहीं सकता। ओह, यह मेरी विश्वकार को शरबत की तरह पी गया, पर कैसे? नागराज यह नहीं जानता था कि कालकूट को महात्मा कालदूत ने अद्भुत शक्ति से युक्त करके भेजा था ताकि उसे कोई रोक ना सके। उफ, इसकी मणि से कोई किरण निकल कर मुझे स्थिर कर रही है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। नागराज के संभलने से पहले ही कालकूट विसर्पी को लेकर अदृश्य हो गया। उफ, विसर्पी का रहस्य ही रह गया, लेकिन नागमणि द्वारा उसको पकड़ने की कोशिश से यह तो स्पष्ट हो गया कि विसर्पी नागमणि के साथ नहीं है। इस बात की पुष्टि तो नागमणि से ही हो सकती है। अरे, नागमणि और उसके आदमी कहाँ गए? खैर, नागमणि को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, परंतु विसर्पी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिलेंगे? समझ में नहीं आता है कि वह दुश्मन है या दोस्त। वैसे उसकी हरकतें दुश्मन जैसी ज़्यादा थी। अगर मेरा नागद्वीप पर जाना निषिद्ध न होता तो मैं स्वयं जाकर विसर्पी से पूछता, परंतु ऐसा होना असंभव है। सवाल वहीं का वहीं है, विसर्पी यहाँ पर क्यों आई थी और उसको मेरे महानगर के निवास स्थान के बारे में कैसे पता चला? फर्श पर कांच की एक और टूटी हुई शीशी और थोड़ा सा द्रव गिरा हुआ है। इस द्रव में वैसे ही महक आ रही है जैसी कंटक काया के स्प्रे से आ रही थी, यानी नागमणि के पास ऐसा द्रव और भी होगा। इसी का प्रयोग करके उसने अपने आदमी और अपने आप को सर्प बंधनों से आज़ाद करवा लिया होगा। सवाल कहीं और पर भी उठाए जा रहे थे। पूजा तो संपन्न हो गई कुमारी विसर्पी, परंतु तुमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि तुम नागराज के पास क्यों गई थी। नागराज को नागद्वीप की प्रजा ने अवांछित व्यक्ति घोषित कर रखा है और उसी व्यक्ति ने नागद्वीप की राजकुमारी मिलने जाती है। यह प्रजा की भावना का खुला उल्लंघन है। बोलो, तुम महानगर क्यों गई थी? क्षमा करें महात्मा, मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं तो विषधर के षड्यंत्र से नागराज को बचाने और सावधान करने गई थी, और वह भी इसलिए क्योंकि मैं सपन में भी नागराज को हानि पहुँचता नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं मन ही मन नागराज को अपना पति मान चुकी हूँ। पर नागद्वीप की प्रजा उसके विरुद्ध है, और अब तो विडंबना यह है कि नागराज भी मुझे शायद दुश्मनी समझने लगा है। खैर, यह समस्या कभी तो सुलझेगी। मैं उस दिन के लिए इंतजार भी करूंगी और प्रार्थना भी करूंगी। और यह अंक इन समस्याओं के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।